a student amongst the dignitaries on the dais because I am the latest addition in this sector. I joined last year as Managing Director, National Handloom Development Corporation. Our office is in Greater Noida, and this organization started in 1983, so almost 40 years old. Can I speak in Hindi? Surely. आप लोगों में से कई लोग हिंदी समझते होंगे और कुछ हमारे बुनकर सेक्टर के भी लोग हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है वीवर्स को यार्न सप्लाई करना, डाइज केमिकल्स देना, और हम लोग एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें वीवर्स पार्टिसिपेट करते हैं, और कुछ हद तक हम प्रोडक्ट इनोवेशन में भी हेल्प करते हैं, बट वो बहुत ही छोटा सा अंश है। लेकिन मेनली हम लोग डाइज और केमिकल्स और यार्न के लिए हम लोग वीवर्स को हेल्प करते हैं। तो आप इससे पहले के सेशन में मैं सुन रही थी कुछ लोगों को यार्न मिलने में दिक्कत होती है, तो आपके आसपास जहाँ भी हर स्टेट में एनएचडीसी की एक ऑफ़िस है, तो अपने नज़दीक वीवर सर्विस सेंटर या एनएचडीसी की ऑफ़िस में अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको बता देंगे कैसे आप यार्न ले सकते हैं, क्योंकि इस यार्न पे गवर्नमेंट 15% सब्सिडी देती है और ट्रांसपोर्ट भी रीइंबर्स करती है, तो ट्रांसपोर्ट भी सब्सिडाइज हो जाता है। उसके अलावा और भी वीवर्स के लिए काफ़ी बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट देती है, जो आप वीवर सर्विस सेंटर से पता कर सकते हैं, जैसे ट्रेनिंग है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। तो इस सेक्टर के चैलेंजेस की बात करें तो सबसे चैलेंज तो नहीं कहूँगी, बट स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये सेक्टर रूरल बेस्ड है, तो और इसके प्रोडक्ट्स अर्बन सेक्टर में ज़्यादा कंज्यूम होते हैं। तो रूरल अर्बन कनेक्ट जो जहाँ बन रहा है वहाँ से कंज्यूमर तक पहुँचाना वो एक चैलेंज है, और उसमें कई संस्थाएं हैं, एनजीओज़ हैं, कई इंडिविजुअल्स हैं जो इस सेक्टर को पैशनेटली रिवाइव करने के लिए रूरल सेक्टर के साथ मिलके काम कर रहे हैं, उनको नए प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं और मार्केटिंग के लिए भी हेल्प करते हैं। तो आप लोग ऐसे सेक्टर्स के साथ जुड़ के उनसे नॉलेज ले सकते हैं कि इस सेक्टर के लिए क्या क्या बेनिफिशियल स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट दे रही है। और अभी आपने कहा कि पहले 15 लूम थे, अब 10 हो गए हैं, तो वीवर्स कम हो रहे हैं। तो ये जो एग्जिस्टिंग वीवर्स हैं वो ज़रूरी नहीं है अपने बच्चों को भी वीवर्स के प्रोफेशन में ले जाएं, क्योंकि हम भी उस प्रोफेशन में नहीं है जिसमें हमारे पेरेंट्स थे, तो आकांक्षाएं होना स्वाभाविक है। लेकिन आपके आसपास ऐसे और लोग होंगे जिनको रोज़गार की ज़रूरत है और जो आपसे कम कमा रहे हैं, तो वैसे सेक्टर को देखिए और उनको वो 5 लूम पे कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग दीजिए, या वीवर सर्विस सेंटर भी ट्रेनिंग देता है समर्थ के अंडर, उनसे ट्रेनिंग दिलवा के उनको इस सेक्टर में ला सकते हैं। 2 एग्जांपल दूंगी मैं। एक पैठनी साड़ी बनाते हैं येवला के पास, उन्होंने अपने कॉम्प्लेक्स में 150 लूम लगाए हैं, आसपास के आदिवासी बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं अपने खर्चे पे, और उसके बाद उनको वहाँ रोज़गार देते हैं। उनकी खुद की स्किल है, कलर का उनको बहुत अच्छा सेंस है और मार्केट से उनका अच्छा कनेक्ट है। और उसमें ऐसे बच्चे भी हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, कोई बोल नहीं सकता है, मूक बधिर है, कोई किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, ये बच्चों को वो ट्रेन करते हैं वहाँ पे। और सुबह 8 बजे कॉरपोरेट स्टाइल में सब एप्रन पहने हुए बच्चे अपने अपने लूम पे बैठते हैं, 1 बजे लंच ब्रेक, 2 बजे बैक टू वर्क, 5 बजे छुट्टी। So it's a very beautiful model that he has developed. Anybody who visits there must definitely see it. And और ये बच्चे अच्छा रोज़गार बना रहे हैं, और उससे हमारी जो धरोहर है पैठनी साड़ी वो प्रिजर्व हो गई है। तो आप लोग अपने आसपास ऐसे लोगों को देखिए जो इस कला को सीखना चाहते हैं और जो इसको रोज़गार का ज़रिया बनाना चाहते हैं। यहाँ दिल्ली में हमने ट्राई किया, एक स्कूल है जहाँ डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को संभालते हैं, सुबह 3-4 घंटे के लिए आते हैं। वहाँ भी हमने एक लूम रखा,
एक वीवर को 2 महीने के लिए हमने बुलाया और उसमें से 3 बच्चे काफ़ी खुशी से उस स्किल को सीख रहे हैं। आगे चल के वो उसको अपना रोज़गार बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बिकॉज़ अभी वो पेपर के बैग्स बना रहे थे जिससे उनको कुछ खास इनकम नहीं हो रही थी। तो रिड्यूस जो वीवर्स कम हो रहे हैं उसके लिए सॉल्यूशंस भी हम ही लोगों के पास हैं। इनोवेशन इस सेक्टर में काफ़ी सालों तक नहीं रहा है और अब कई लोग अपने पैशन से इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इसमें इंडिविजुअल्स का कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है, सरकार से ज़्यादा इंडिविजुअल्स का कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन निफ्ट और IIHT 2 इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ बच्चों को फॉर्मली इस क्राफ्ट के बारे में सिखाया जाता है। तो अगर आप लोगों के कांटेक्ट में ये बच्चे हैं तो इनको यूज़ करके आप इनोवेशन के लिए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह हम देखते हैं कि जो साड़ियाँ हमने 20 साल पहले देखी थी आज भी वही कलर बन रहे हैं, वही डिज़ाइन बन रहे हैं, वही बॉर्डर बन रहे हैं। तो और हर बार जब हम लोग जाते हैं तो हमें ये लगता है नहीं ये साड़ी तो है, इससे कुछ हटके दिखाओ। तो वो हटके जब तक नहीं बनेगा तब तक आपको लगेगा कि मार्केट नहीं है। बट कोविड के बाद मार्केट प्रोग्रेस कर रहा है और पिछले साल हमने वीवर्स को 800 करोड़ का यार्न सप्लाई किया था। इस साल जो 22-23 उसमें 1150 करोड़ का यार्न सप्लाई किया है। तो मार्केट तो ज़रूर है, तभी वो यार्न लेके आगे कपड़ा बना रहे हैं। दूसरा है मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स की कमी। तो हम लोग पूरी इंडिया में एग्जीबिशंस करते हैं और जैसे आज भी ये एग्जीबिशन हो रही है इस तरह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कई जगहों पे दिल्ली में रेगुलरली एग्जीबिशंस होती है। आप लोग पता करते रहिए कौन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रेगुलरली एग्जीबिशंस करती है, बिकॉज उसकी रिकॉल वैल्यू ज़्यादा होती है, लोग वेट करते हैं उन एग्जीबिशंस के लिए। तो ऐसी एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कीजिए, बिकॉज जो चीज़ जहाँ बन रही है वहाँ उतना उसका सेल नहीं होगा जितना दूसरे स्टेट्स में होगा। तो दिल्ली में NHDC हैंडलूम हाट जनपद पे एग्जीबिशन लगाती है और अक्रॉस इंडिया सिल्क फैब, वुल फैब नाम से हम लोग एग्जीबिशन लगाते हैं। पिछले साल दिसंबर-जनवरी में हमने विरासत नाम से साड़ी एग्जीबिशन की थी, साड़ी फेस्टिवल। वो काफ़ी सक्सेसफुल गया था और काफ़ी सेल हुआ था व्यूवर्स का, बिकॉज उसमें हमने एफ़र्ट किया था कि देश के हर राज्य से साड़ियाँ उस इवेंट में आए और इस साल भी हम लोग दिसंबर-जनवरी में फिर से वो करेंगे। फिर कंज्यूमर्स या इवन वीवर्स को बहुत सारी स्कीम्स के बारे में आइडिया नहीं होता है, तो वो आप लोग अपने आसपास कोई NGO हो, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई एंथुजियास्ट हो या कोई रिवाइवल करने वाले लोग हों, उनके टच में रहिए, या IIHT निफ्ट के बच्चे जो इस फील्ड से कनेक्टेड हैं। तो कोशिश कीजिए कि इन बच्चों को अगर आप लोग अपने क्राफ्ट में इन्वॉल्व कर सकें रेगुलर बेसिस पे, तो ये लोग आपको अर्बन कनेक्ट भी देंगे और सरकार की क्या स्कीम्स है उसके बारे में भी बताएंगे, या उस फील्ड में कुछ NGOs काम कर रहे हैं उसकी जानकारी देंगे, बिकॉज इनके पास नॉलेज है, आपके पास कला है। तो दोनों का अगर संगम होगा तो मुझे लगता है इस सेक्टर को सोचना नहीं पड़ेगा कि रिवाइवल कैसे करें। और जो सेक्टर अपने आप से कई हज़ार साल से है, कई 400 साल से है, कई 2000 साल से है, तो उसका आगे बढ़ना तो निश्चिंत है, क्योंकि वो इतने साल बिना एक्टिव सपोर्ट के रहा है। अब तो गवर्नमेंट भी काफ़ी इस फील्ड को सपोर्ट करती है और अगर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर हैं हैंडलूम के, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कोई और मार्केटिंग के एम्बेसडर्स चाहिए। और
आजकल आप देखोगे कि जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने फिल्म पर्सनालिटीज़ या किसी भी सेक्टर की पर्सनालिटीज़ हैं, हैंडलूम को एंडोर्स करना प्राइड माना जाता है। तो इस सेक्टर को रिवाइव होने के लिए, या रिवाइव तो नहीं कहूँगी, आगे बढ़ने के लिए यही समय, इस समय सही समय है और इसका आप लोग मौका लीजिए। आप लोगों को कोई सवाल हो, इस समय तो टाइम लिमिटेड है, सेशन के बाद आप लोग बात कर सकते हैं। और धन्यवाद। थैंक यू रीता। हाँ, ये बहुत इनकरेजिंग रहा कि इतने फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की टू एक्सेस यार्न्स, वीवर सर्विस सेंटर्स और फिर एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं। हाँ, तो इसका भी ये कि उसको एक्सेस मिले ईज़िली। तो इसमें आई विल से कि अगर वहाँ से भी, गवर्नमेंट से भी थोड़ा और सपोर्ट मिले, क्योंकि स्कीम्स तो हैं बट उसको फैसिलिटेट करना, उसका मतलब कि उससे पूरा जो हम यूज़ कर पाएँ उसमें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा केयर। आप कह रही हैं कि अब मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत हैंडलूम के एम्बेसडर हैं, तो उसका आई होप कि बहुत इम्पैक्ट होगा। तो और दूसरी बात जो है, जो इन्होंने छेड़ी, तो इसमें ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है बट आई थिंक देयर इज़ होप इन इट, कि भाई अगर आप एक वीवर कम्युनिटी है तो ट्रेडिशनल वीवर्स के बच्चे अगर कहीं और जा रहे हैं, उनके एस्पिरेशंस हैं, वो कहीं और जाना चाहते हैं, तो ये भी है। और ये रियलिटी एक हम लोग ने अनुभव भी करी होगी, बहुत जो सोशल एंटरप्राइजेस और एंटरप्रेन्योर्स हैं, कि वो कम्युनिटी में भी जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, वो भी ये स्किल सीख लेती हैं, क्योंकि फोकस किस पे है कि इसकी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, और उससे भी बड़ा कि ये जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो ये स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, वो भी थ्राइव करे। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड आई नो कि बहुत जो यू नो हु फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस कि भाई मास्टर वीवर की फैमिली में रहना चाहिए, वो भी श्योरली दे विल ऑल्सो चेंज देयर माइंड फॉर द ग्रेटर गुड। तो अब मैं वंदना जी से कहूँगी कि वो अपने थोड़े थॉट्स इसके ऊपर, और बहुत स्टूडेंट्स के साथ बहुत काम करती हैं, द नेक्स्ट जनरेशन एंड यंग पीपल। सो ये ले लो, अगर वो काम चल रहा है ठीक, तो नहीं तो यू कैन टेक दिस। थैंक यू रूपा। मैं कुछ बहुत प्रिपेयर करके नहीं आई हूँ, पर आई थिंक चर्चा में बहुत सी बातें तो आ ही गई हैं सामने, पर कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में घूम रही थी जब मैं सुन रही थी सबकी बात। एक, हमारे पास बार बार हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल चीज़ होनी चाहिए, ऑथेंटिक चीज़ होनी चाहिए। मुझे लगता है बहुत सी ऑथेंटिक चीज़ों की अवेलेबिलिटी और पहचान में बहुत प्रॉब्लम है, और जब मैं ये कह सकती हूँ तो मुझे लगता है बाकी लोगों को तो ये ज़रूर लगता ही होगा। रिसेंटली मेरी एक नीस की वेडिंग है 1-2 महीने बाद, और उसका फ़ोन आया मेरे पास कि मुझे एक रियल ऑथेंटिक बनारसी साड़ी चाहिए। इट टुक मी अ वाइल टू थिंक कि मैं उसको ऑथेंटिक बनारसी साड़ी कहाँ से ला के दूँ, और मैंने तुरंत 4-5 अपने जो वीवर्स थे उनको फ़ोन करना शुरू किया कि मुझे कुछ फ़ोटोग्राफ्स भेजिए, मुझे अच्छे प्राइस पे एक रियल बनारसी साड़ी लेनी है। एंड 2 दिन बाद शी कॉल्ड मी एंड शी सेड आई जस्ट वेंट टू तनेरा, एंड मैंने वो साड़ी ले ली। तो मुझे लगता है कि जो मार्केटिंग चैनल्स विच आर ऑथेंटिक, विच आर रियल, विच आर ट्रस्टवर्दी have to be available to young people, so that when they want to invest money in a real Banarasi, on a real sari, they know that this is what they are getting. And शायद जब हम कॉलेजेस में थे या हम यंग थे तो हमें पता था हम गुर्जरी जाएंगे तो हमें इस तरह की चीज़ मिल जाएगी, पर आज ये चीज़ें सिर्फ लार्जली फेयर्स में मिलती हैं, या फिर some products you can get ready-made at Fab India, which could or could not be, you know, handloom or real block printed or real bandhani products.
So this is something which is extremely important, and I must say that the advent of so many big houses, सुबह भी किसी ने मेंशन किया कि रिलायंस इसमें जा रहा है, द बिरलाज हैव एंटर्ड दिस, द टाटाज हैव एंटर्ड दिस. मुझे लगता है इससे ज़रूर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अपने हैंडलूम्स पे इन अ पॉजिटिव मैनर पड़ेगा, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ प्रोडक्ट चाहते हैं, ये स्किलिंग करना चाहते हैं, ये डिज़ाइनिंग सिखाते हैं आर्टिजन्स को, एंड इनका मैंडेट लॉन्ग, it's a long game they are playing. It's not कि they go in and they come out. Like when we do projects with the government, sometimes we go for 15 days and we expect कि बहुत बड़ा change हो जाएगा. पर इन लोगों को, क्योंकि इन्होंने दुकानें खोली हैं, इन्होंने काम करा है, इन्हें उन लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, और they have to also be market ready. So they will reinvent handlooms for the market. That is something that I'd like to say. Other than that, we all understand this is a part of an extremely important part of our country's heritage. People are recognized everywhere in the world. If I wear a sari and walking in London, everybody will know I'm an Indian. So it's a great mark of our identity. So it is part of our heritage. And in some places, that heritage is still very strongly maintained. So, I'll just talk about a small project that we had done. I shouldn't say a small project. It was a 6-year-long project which we did across the country. But one of the clusters that I worked was in Golaghat in Assam, in a place called Rajapokhari. And वहाँ पे एक Thai community है. There are Buddhist community which have come from Southeast Asia. And they do weaving. And almost exclusively among the Thai community, everybody wears the same fabric. वही जो अपना बनाते हैं, उसमें कहीं फूल बड़ा कर दिया, कहीं छोटा कर दिया, कहीं तोता लगा दिया, कहीं पीकॉक लगा दिया, पर उसी तरह के कलर्स और उसी तरह की वीविंग वो लोग करते हैं. अब धीरे धीरे नेचुरली जब आपके पास एक पीस हो गया, उसका 2 पीस हो गए, 4 पीस हो गए, तो अब वो किसके लिए बनाएंगे? तो हमने जब वहाँ पे स्टडी करना शुरू किया तो वी रियलाइज़ कि वो लोग बाहर के मार्केट के लिए ये काम नहीं कर रहे थे. एंड एज सभी को पता होगा, असम में ज़्यादातर विमेन आर डूइंग दिस वर्क, सो दे वर्क आउट ऑफ देयर होम. सबके घर में एक लूम होता है और वहीं पे वो अपना घर का काम भी करते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, साथ साथ वीविंग भी करते हैं. एंड ट्रेडिशनली ऑफ कोर्स वो लोग बैक स्ट्रैप लूम पे काम कर रहे थे. अब ट्रेडल लूम्स पे कुछ 1-2 जैकार्ड लूम्स भी हैं विलेज में, वहाँ पे काम करते हैं. तो ये जो स्कर्ट का फैब्रिक ये लोग बनाते हैं, काफ़ी मोटे कॉटन का या फिर एरी का कपड़ा होता है, और वो सिर्फ उस स्कर्ट के लिए ही वो लोग यूज़ कर सकते हैं. तो जब हम वहाँ गए तो हमने कोशिश करी कि इसको हम साड़ीज़ में कन्वर्ट करें या होम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करें, जिससे उनका मार्केट जो है वो बढ़े. तो आई डोंट थिंक हमारे देश में स्किलिंग और डिज़ाइन की कोई कमी है. सब जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, उनके दिमाग में बहुत से आइडियाज़ हैं, बहुत आइडियाज़ हैं. हाउ डू वी ट्रांसलेट देम so that they can take it to market? That's very important. And do they want to translate all their ideas because they are scared कि हम ये बना तो लेंगे, इसे लेगा कौन, इसे खरीदेगा कौन? तो मेरे दिमाग में बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ हैं, पर मेरे मन में डर है कि मैं इसको बनाऊं या ना बनाऊं. तो ये जो मार्केट connectivity है through the designer or through the middleman becomes extremely important. तो हम लोगों ने उन्हें अश्योर किया कि आप हमारे साथ काम करिए, हम इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएंगे और हम इसे एग्जीबिशंस में ले जाएंगे. एंड ऑफ कोर्स वी वर गवर्नमेंट फंडेड, सो हमारे पास वी हैड द इकोनॉमिक्स टू टेक इट थ्रू. एंड उस विलेज में ट्रेडिशनली नेचुरल डाइंग भी होती थी, जो कि करीब शायद 1-2 लेडीज़ जो एल्डरली थी, उन्होंने बोला इस तरह का काम हो रहा था, अब नहीं हो रहा. तो हमने कुछ नेचुरल डाइंग वहाँ हम नहीं कर पाए क्योंकि समय नहीं था, पर हमने दूसरे जगह से नेचुरल डाइंग कराई और हमने वीविंग करी, और बहुत अच्छा उस चीज़ का रिस्पॉन्स हमें मार्केट में मिला. द लेडीज़ गॉट लॉट ऑफ ऑर्डर्स एंड they are continuing to weave. And even I'm not saying that because we went they suddenly started getting great livelihoods. In any case, they preferred to work in their village, in their homes, among their friends and family, and be weaving rather than leave that and then go and live on a roadside and be working somewhere in a big city.
एंड दे सेड दैट हमें घर में बैठ के उतनी कमाई हो जाती है जितना हम शायद शहर में जाएंगे तो हम बचा भी ना पाएँ, क्योंकि शहर में रहने के दूसरे प्रॉब्लम्स भी होते हैं. तो आई थिंक दे रिकग्नाइज दैट. सो आई थिंक अगर हमें चीज़ों को नए तरीके से देखना है, एक आर्टिज़न को या वीवर को ये संतुष्टि होना कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसका मुझे वो मेरे को उसका पैसा मुझे मिल जाएगा, तो वो बहुत सारी नई चीज़ें करने के लिए तैयार हो जाता है. और हमने बहुत प्रोजेक्ट्स करे हैं जिसमें अश्योर्ड इनकम पे मुझे लगता है बेटर प्रोडक्ट्स बन सकते हैं. आई एम श्योर दैट हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस. आप लोग शायद ज़्यादा बता पाएंगे क्योंकि आप लोग इसमें काम करते हैं. पर हैंडलूम्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, हैंडलूम्स की अवेलेबिलिटी इन ऑथेंटिक मैनर करना, एंड naturally if it can come from the weaver to the consumer, so the costs then are not prohibitive and people are ready to purchase that. So that's all I'll say at this point. Thank you. Thank you. Thank you, Vandana. And is this working? Yeah, okay. So I think this was again the very basic, that any intervention should translate into getting good orders, a good market for the weavers, for it to thrive or it to be sustained. So I think that was very, very important. And it is true that there are many social enterprises. Dastakar is here, Bandage, GoCop, which is online, and many other such initiatives. And of course, Tanera, which is a biggie. And Reliance, etc., they still have to create a track record. The ones I mentioned already have. And so I think that is the crux. So any intervention should result in a very positive impact, because we also have, very often people coming in and just getting, samples made, and then those are copied. And this happens with very reputable organizations, marketing organizations. I'm very sorry to say, but this is a reality as well. So, and design dissemination, I don't know how people feel about it, but personally I feel that is inevitable, and it keeps the industry going, it keeps designers on their toes, and this is really, I don't see it as very negative. I just think you don't have to protect your designs to that extent. It's inevitable. So now I move, as we've been talking about design intervention, to our final panelist, Ahana. Sorry, I got your name wrong? Alana. Achha, Anana. Alana, okay, sorry. Excuse me. I got Ritu's name wrong also. This is what happens with jumbled head and age. So please, excuse me. Would you like to come here? Yeah. Namaskar, good afternoon. ज़्यादातर की जो मैं आपसे बात करना चाह रही थी वो हमारे माननीय पैनलिस्ट ने कवर किया है, बट ऑल द सेम आई विल स्टिल टॉक, क्योंकि हमने 1 घंटा बैठ के ये लिखा है, तो आई विल स्टिल कंटिन्यू विद इट. या सो आई विल टॉक बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश. It warms my heart to share the experiences with the craft and handloom sector, which have been real life lessons for me. मैंने आप लोगों से क्राफ्ट और हैंडलूम से बहुत सीखा है. NID ने जो मुझे अल्फ़ाबेट्स सिखाए थे, उसमें उसको जब मैंने शब्दों और वाक्य में कन्वर्ट किया, वो आपके थ्रू किया. आपसे जो हमने सीखा हमने किया. So the alphabets of design I learned at NID formed meaningful and stimulating words and sentences when I worked in the field. They, by they, मेरा मतलब है कि artisans और weavers, उन्होंने मुझे जो डिज़ाइन लर्निंग है उससे कनेक्ट किया और मुझे ग्राउंडेड रखा. मतलब मेरे पैर ज़मीन पे रखे, गिविंग मी इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस एंड टीचिंग मी humility, simplicity, and the need to connect with head and heart. There are beautiful experiences I would have loved to share,
But sadly, I see a very different side where these teachers of mine are concerned. They need our assistance, and I will talk on just that. It's ironical that the sector that employs or gives employment to maximum amount of people after agriculture, a sector which is less capital intensive, uses natural materials, minimal power, generates inconsequential waste, absolutely low carbon footprint. Products and the products that they make are green and sustainable, yet they struggle to stay alive. जो बातें मैं आपके सामने रखूंगी वो मैंने जो हकीकत में देखा है वही रहेंगी. The concerns that I have for the growth and development of the handloom sector are nothing new. They have been the same for the past many years. I remember asking Hakusha when I joined NID that, why do the weavers, the carpenters, even our, the people who build our houses, our buildings, so poor? Of course, he said, I don't have any answer for that. But yes, if people like you, more people like you come together, I'm sure one day we'll find the solution. And that they will be rubbing shoulders with you, with one another. I mean, the whole society will be rubbing shoulders with one another. जो सबसे पहले बात मैं रखूंगी आपके सामने is raising the self-esteem and Atmanirbharta. Our weavers come under the semi-skilled classification, which has to be rectified to skilled workers, if not highly skilled workers classification. As I see it, there's a marginal difference in terms of quality, skill, which separates the two classifications, but a huge difference when it comes to wages. Even the allied or support service providers in weaving should be upgraded to semi-skilled class from unskilled, as their work definitely requires a great amount of accuracy and skill. So I feel, the government has to look into it and assess the skill qualification, which will, of course, lead to the upgradation of wages. Next would be the distribution of wages. Digital India is a wonderful initiative. Banks' accounts should be made mandatory to all the weavers. I don't know, आप में से किन के पास, सबके पास बैंक अकाउंट्स होंगे? वीवर्स हैं, आप सबके पास बैंक अकाउंट्स हैं, और जो छोटे वीवर्स जो आपके संग आपके शेड में आके काम करते हैं उनके पास है बैंक अकाउंट्स? अगर नहीं तो आई थिंक इट शुड बी मेड मैंडेटरी, उनके पास होना ही चाहिए. बिकॉज डिजिटल बैंकिंग एनकरेजेस ट्रांसपेरेंसी, मतलब वो सब चीज़ को ट्रांसपेरेंट करता है. जो आप क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करते हो, आप यान लेते हो, टूल्स लेते हो, जब आपको वेजेस दी जाती हैं या जब आप वेजेस रिसीव करते हो, सबका रिकॉर्ड होता है. सो इट वुड ब्रिंग इन मोर ट्रांसपेरेंसीज. I think here the stakeholders and other such bodies can come ahead to impart digital knowledge. Well-meaning schemes and policies by the government, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सुना है कि जो schemes and policies government ने करी है आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है, but कहीं पर वो आप तक नहीं पहुंच रही है. And मैं गलत भी हो सकती हूँ, मगर इसका रीज़न ये है कि अवेयरनेस नहीं है आपको कि इससे मुझको क्या बेनिफिट मिलेगा और इससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ. Here again I would say not only the government and the non-government bodies help out, but also get the local TV channels and radio programs, more importantly the social media platforms like YouTube's, to disseminate this vital information. Education comes a long way in the attitude, outlook, and a status of an individual. I think it's not difficult I don't think it would be difficult if I ask that we could start specialized school where the children of these
traditional torchbearers of our culture and heritage study. A school where not only 3 R's are taught, but subjects related to their profession. For example, the Rajkumari Ratna Devi School in Jaisalmer. मेरा ये कहना था कि स्कूल्स भी होने चाहिए आपके लिए जहाँ पे सिर्फ आप लिखना, पढ़ना और गणित नहीं सीखे, बट आपके जो ट्रेडिशनल वीविंग है उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री, उसको और कैसे आप उसको आगे ले जा सकते हैं भी पढ़ाया जाए आपके बच्चों को. We could also run an exemplary weaving workshop where we not only offer fair practices and wages, but also give a respectable environment to work where respectable environment by illuminated and well-working workspaces. These types of workshops could be the destinations to go to for craft and handloom tourism, which has, of course, become immensely popular. I would hate, when the foreigners come and they see, absolutely dingy, dark sheds where my weavers are weaving. I mean, I feel ashamed. I think we should do something for them there. Okay, raw materials. पहले क्या था, more or less वहीं पे बनता था, वहीं पे बिकता था, सर्कुलर इकोनॉमी थी. तो जो आसपास आपको मिलता था, जैसे आपके आसपास सिल्क थी तो आप सिल्क से वीव करते थे, आसपास कॉटन थी तो कॉटन से वीव करते थे. बट अब वो नहीं रहा है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स पहले बनाए या उगाए जा रहे थे हैव बीन प्लेस्ड, उसकी जगह दूसरी क्रॉप्स आ गई हैं. और सिल्क वर्म फार्मिंग भी बिल्कुल ही जा रहा है. तो what happens is कि ultimately they are at the mercy of the person who sells yarn. I remember in Maheshwar there are only 2-3 people who sell the yarn, and the type of yarn, the cost of yarn is totally their, it's totally their monopoly. जो वो मांगते हैं दाम वही हम देते हैं. तो मैं 2 चीज़ें कहूँगी कि we run cooperatives in each cluster where raw material and looms and other tools are given in a subsidized rate. A yarn bank, credit support along with related facilities should be provided. Here again, I would say, Weavers Service Center should come in with more teeth, responsibilities, and accountability. We should encourage farmings of raw material yarns, subsidized imported yarns, and perhaps, as somebody just mentioned, introduce new sustainable yarns. No, okay. Okay, just a minute. Then I will. Okay, another major difficulty or a hurdle the community of weavers are facing is costing and understanding the market. I feel more organizations like the Somya Kala Vidyalay, the Handloom School, and lately the Karigari clinics have to be set up, where the weavers are given business and management input, which teaches them to understand with conviction and confidence the ever-changing market. In the process, we cut down the middlemen. Product diversification is a true need of the hour. In terms of weaving newer products, apart from the color stories, weaving new product ranges, apart from color stories, fabric constructions. And here I feel we designers could be a conduit. हम एक माध्यम बन सकते हैं designer और market के बीच. News, you have to give me 5 minutes. Okay, 5 minutes I do, okay. Yeah, Okay, go yeah. ahead. Yeah. New skill sets of sewing and stitching could be introduced, as today the market looks for finished products. It could be a